जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उत्सर्जन कि उत्सर्जन क्या है। जैसे हम अपने शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ है वो किसी न किसी रूप में बाहर निकल जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। जैसे कि मान के चलिए इस क्लास में कोई बदमाश बच्चा बैठ गया, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, भगा देंगे, है ना, कि चल चल भाग, तुम्हारा यहाँ कोनो काम नहीं है, तो चला जाएगा। तो क्या ये कौन सा क्रिया हो गया, उत्सर्जन की क्रिया हो गया। हमने उसको भगाया तो क्या हो जाएंगे, उत्सर्जी अंग, और जो वो भाग के चला गया वो क्या हो जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ। जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है कि अपशिष्ट पदार्थ को यानी कि बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना क्या हो गया, उत्सर्जन, ठीक है। और वह अंग क्या हो जाएगा, उत्सर्जी अंग। तो जैसे हमारे शरीर में मुख्य 5 अंग ऐसे हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं, जिसमें पहला आपका है स्किन यानी कि त्वचा। इसका एक अलग ही चैप्टर हो जाता है, सभी जो अंग है उसके अलग चैप्टर है, पर यहाँ पर हम उत्सर्जन पढ़ रहे हैं इसलिए केवल इसको कार्यों को देखेंगे कि ये क्या करता है ना, किस चीजों का उत्सर्जन करता है। तो जैसे हमारा स्किन पे देखिएगा तो स्किन से क्या निकलता है, पसीना। पहला क्या निकलता है हमारा, पसीना, सभी को निकलता है। अभी गर्मी का दिन चल रहा है, जून का महीना चल रहा है तो पसीना भर भर के आता है। दूसरा कि एक सीबम नामक पदार्थ निकलता है, ये बच्चों में नहीं निकलता है, जो बालिग हो जाते हैं यानी कि जो 12 बरिस से ज्यादा उम्र के हो जाते हैं तो उनके चेहरे पे चिपचिपा पदार्थ आने लगता है, तैलीय टाइप का। जैसे सुबह सुबह आप उठेंगे तो आपके चेहरे पे तैलीय पदार्थ जैसा रहेगा, चिकना चिकना, तो उसको कहते हैं सीबम। उसके बाद क्या है, हमारे स्किन से नमक भी निकलता है। नमक जैसे कि अगर आप ऐसे पसीना को चाट कर देखेंगे तो आपको नमकीन लगेगा। या फिर आप अगर देखोगे गर्मी के मौसम में अगर कोई ब्लैक शर्ट पहन लेता है तो बाद में अगर वो खोलता है उस पर पसीना लगा होता है तो बाद में सूख करके उस पर व्हाइट व्हाइट टाइप का लग जाता है, तो वो क्या होता है, नमक। अगला देखते हैं हमारा जो है फेफड़ा, क्या है हमारा फेफड़ा। तो लंग्स से हमारा क्या निकलता है, CO2। और हम सुबह सुबह उठते हैं, ठंडा के मौसम में तो ज्यादा दिखता है, करते हैं तो भाप निकलता है यानी कि क्या निकलता है, वाष्प। और तीसरा क्या निकलता है, बलगम। बलगम जैसे कि अब देखोगे ऐसे खखारता है पूरा एकदम ऐसे करके ऐसे करके फिर थूकता है, तो ये क्या है, बलगम है। और इसको निकालने में कौन मदद किया, आपका फेफड़ा। आप सोचोगे कि ये मुंह से आया या फिर नाक से आया, लेकिन इसको निकाला कौन, तो निकालने का काम करता है फेफड़ा। अगर ये बल लगाएगा नहीं तो ये बाहर आएगा नहीं। जैसे आप देखोगे कि ठंडे के मौसम में ज्यादा समस्या हो जाता है बलगम का, तो बूढ़ा लोग क्या करता है कि बोरसी में आग लेकर के तापता रहता है और उसी में अगर आ गया तो करके थूक करके उसी में इसे ढक देता है, हो गया उसका काम, है ना। तो इसका काम कौन है, तो फेफड़ा करता है। अगला हमारा है बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये क्या करता है कि जो अनपचे भोजन है, हम बहुत कुछ खा लेते हैं तो जो हमारा अनपचा भोजन है यानी कि अब जो पाचन से बाहर हो गया, अब वो नहीं पचे यानी कि वो अवशिष्ट पदार्थ हो गया, तो उसको क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो उसको क्या जनरली कहते हैं, काइल कहा जाता है। अगला है हमारा कि यकृत यानी कि लीवर। देखिए ये ज्यादातर स्राव करता है पीत का, जो कि वो स्रावित तो करता है यानी कि एक टाइप का कह लीजिए उत्सर्जन ही कर रहा है, लेकिन वो पित्ताशय में जाकर के क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अमोनिया मेन काम क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। देखिए अमोनिया इतना खतरनाक चीज है, समझिए कि एक ये जहर है। अमोनिया बहुत ही डेंजर पदार्थ है, इसको क्या करता है, ये कम खतरनाक यूरिया में बदल के रख देता है। जैसे आप देखोगे कि कभी कभी पेशाब में गंध आने लगता है, और जैसे थोड़ी देर के बाद अगर वो पेशाब करता है, ताजा है तो गंध नहीं मारेगा, लेकिन कुछ देर बाद उसमें गंध आने लगता है, तो सब अमोनिया के कारण। तो इसको क्या करता है, ये यूरिया में बदल के रख देता है। दूसरा हमारा ब्रिक यानी कि किडनी। देखिए इन 5 में से सबसे उत्सर्जी जो अंग है, मुख्य अंग, तो वो हमारा ब्रिक है। ये क्या करता है, यूरिया को बाहर निकालता है, किसके थ्रू, तो पेशाब में, यानी कि पेशाब का उत्सर्जन करता है। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस क्लास में हम लोग ब्रिक के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। चलिए अपनी टूटी फूटी ड्राइंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किडनी किस प्रकार से होता है और उसमें क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें 2 किडनी होता है। कितना होता है, 2 किडनी। और इसका आकार जो होता है ना, सेम की बीज का आकार होता है। या आप राजमा देखे होंगे ना, तो बिल्कुल उसी के जैसा होता है, ठीक है। और इसके ऊपर लगा रहता है अधिवृत्त, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और ये हमारा दोनों क्या हो गया,
किडनी, जिसे ब्रिक या फिर गुर्दा भी कहा जाता है। जैसे इसमें हमारा पेशाब का निर्माण होता है, जब वहां से निर्माण होगा तो ये बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो किसी न किसी नली के थ्रू ही आएगा, तो उसको क्या कहते हैं, यूरेटर, या इसे मूत्रवाहिनी भी कहते हैं। तो अब यहाँ आएगा तो कहीं ना कहीं रुकेगा, या फिर डायरेक्ट निकल थोड़ी जाएगा, ऐसे निकलता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक थैला बना दिया गया है, जो कि जिसे मूत्राशय कहते हैं, इंग्लिश में इसको ब्लाडर कहा जाता है। अब यहाँ से जब ये बाहर निकलता है, इसे यूरेथ्रा भी कहते हैं या मूत्रमार्ग कहते हैं। अब देखो, ये एक संरचना है जो कि बाहर का संरचना है किडनी का। जब इसका अंदर से देखिएगा, अब देखो अंदर देखने से पहले आपको इसमें मेन चीज बता दे कि जैसे क्या है कि हमने आपको शुरू में बताया कि स्किन से उत्सर्जन होता है, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद लीवर, उसके बाद बड़ी आंत, फिर आपका आया था किडनी। तो अब देखोगे कि ये वाला किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी कि बायां, लेफ्ट किडनी क्या होता है, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा क्या है, राइट है। तो लेफ्ट वाला जो किडनी होता है ये थोड़ा सा ऊपर होता है और राइट वाला किडनी थोड़ा सा नीचे होता है। क्यों? क्योंकि लीवर की वजह से क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा दब जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अंदर से इसकी संरचना देखिए। इसके ऊपरी भाग को कहते हैं कार्टेक्स। क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहा जाता है। और इसके अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। ये शंकु का आकार का होता है। ये मेनली 15 से 20 या आप 12 से 15 मान सकते हो, शंकु का आकार होता है। और मेन यूरिन जो बनता है उसी में बनता है। ठीक है, और ये जहां से ये प्रवेश करता है, जो हमारा ये मूत्रवाहिनी के थ्रू, जो हमारा मूत्राशय जहां से ये प्रवेश कर रहा है, तो इसको कहते हैं रेनल हाइमन। अब रेनल हाइमन के पास बहुत ही अधिक मात्रा में यूरिया रहता है। चलिए अब इस ब्रिक को समझे। क्या है कि मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है हमारा, ये ब्रिक है। अगर पूछेगा कि शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, ब्रिक। उसके बाद अगर पूछे कि रक्त को छानने का काम करता है, ब्रिक हमारा मेनली क्या काम करता है, रक्त को छानने का काम करता है। तो बहुतों को लगता है कि इसमें रक्त का शुद्धिकरण भी होता है, तो ऐसा नहीं है। जब रक्त में ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो वहां उसको शुद्ध होना कहते हैं। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, हमारा फेफड़ा, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण का काम कौन कर रहा है, फेफड़ा। बल्कि और जो ब्रिक हमारा है ये रक्त को छानता है केवल, है ना। पेशाब निर्माण, छानने का मतलब हम आगे देखेंगे और कि कैसे वो छानता है। ठीक है, पेशाब निर्माण कौन कर रहा है, हमारा ब्रिक कर रहा है। उसके बाद एसिड बेस को नियंत्रण भी करता है। जैसे हमारा शरीर के अंदर पीएच, एसिड बेस को नियंत्रण करना क्या मतलब कि पीएच मान नियंत्रण करना। ठीक है, तो उसको भी ये नियंत्रण रखता है। नियंत्रण देखिए जैसे कि जहर को निष्क्रिय कर देता है। अगर आप कोई जहर खा करके गया तो जहर का हल्का फुल्का जहर खाएगा तो क्या होगा, किडनियां उसका जहरवा निष्क्रिय कर देगा। लेकिन अगर मान के चलो कोई पूछेगा या फिर कोई जहर खा करके मर गया है, इसका मिली जांच आप कैसे करते हो, तो जांच करने के लिए जो डॉक्टर होता है वो देखता है किडनी को नहीं बल्कि लीवर को। क्योंकि किडनी से पहले लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है और ज्यादा वहीं पे ऑब्जर्व कर लेता है। तो ठीक है, सबसे पहले वही खराब हो जाता है, वहां से पता चल जाता है कि कैसे डेथ हुआ है। उसके बाद अगर कोई शराब पीता है, क्या पीता है, शराब, तो कहा जाता है कि किडनी खराब हो जाता है। तो सही बात है कि किडनी तो खराब हो जाता है, लेकिन किडनियां खराब होने से पहले उसका लीवरवा खराब हो जाएगा और वो काम खत्म हो जाएगा। तो ये जहर को क्या करता है, निष्क्रिय भी कर देता है। और हमने पीछे बताया कि संख्या कितना होता है, 2, आकार कैसा होता है, सेम के बीच का आकार, याद रखिएगा। यहां पर आप चाहो तो लिख लेना, आकार कैसा होता है, आकार सेम के बीज आकार, सेम के बीज के आकार का, बीज के आकार के समान, या फिर राजमा के समान होता है ना, वो भी आप लिख सकते हो। इसका वजन कितना होता है, तो 140 ग्राम वजन होता है। अब अगर हमारा छोटा शरीर है तो छोटा रहेगा, पूरा बड़ा शरीर है तो ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, झिल्ली कौन सा होता है इसका, पेरिटोनियम। देखिए हर अंग के ऊपर एक झिल्ली होता है। जैसे हम लोग हार्ट में पढ़ रहे थे तो हार्ट के ऊपर कौन सा झिल्ली था, पेरिकार्डियल झिल्ली। तो उसी प्रकार ये किडनी के ऊपर कौन सा झिल्ली होता है, तो पेरिटोनियम। बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, रेनल हाइलम कहते हैं। अब देखो मेन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन तो दिमाग का इकाई है। ठीक है, अब किडनी का ये क्रियात्मक इकाई कौन सा है और संरचनात्मक, नेफ्रॉन। और इसकी संख्या कितनी होती है, 8 लाख। मेन देखो इकाई समझो कि इकाई क्या है। जैसे मान के चलिए कोई चीज हम बना रहे हैं
तो उसमें जो मेन चीज है वो उसका इकाई होता है। जैसे मान के चलो अभी जहां हम क्लास ले रहे हैं तो ये कोई ना कोई घर है, तो ये घर किससे बना है? आप देखो कि सीमेंट से भी बना है, बालू से भी बना है, छड़ गट्टी सब कुछ लगा है, लेकिन इसमें मेन रोल कौन निभाया? तो ईंट निभाया है। तो इस मकान का इकाई क्या हो गया? ईंट हो गया। या फिर आप कोई दूसरा चीज देख, चलो हम लड्डू का ले लेते हैं। अगर लड्डू बना रहे हो तो लड्डू बनाने के लिए उसमें क्या लगता है? चीनी भी लगता है, पानी भी लगता है ना, लेकिन उसका मेन इकाई कौन हो गया? बूंदी हो गया। लड्डू बनाने के लिए जो बूंदी आता है तो वो उसका इकाई हो गया। उसी प्रकार से इस ब्रिक को बनाने में नेफ्रॉन का मेन रोल है। सोचो कि इतना ब्रिक है, 140 ग्राम, लगभग 150 ग्राम का ब्रिक है, और इसमें 8 लाख के करीब आपका नेफ्रॉन है। तो सोचो कितना छोटा छोटा होगा। और संरचनात्मक क्रियात्मक कहने का क्या मतलब है? देखो, संरचनात्मक मतलब कि यही ये संरचना प्रदान कर रहा है। जैसे इस मकान को संरचना कौन दिया कि यहां से ऐसे रहेगा, वर्गाकार रहेगा, त्रिभुजाकार रहेगा, त्रिकोण, ये आकार कौन दिया? तो ईंट दिया। ठीक है, उसी प्रकार से क्रियात्मक, इसमें मेन क्रिया कौन कर रहा है? तो मेन क्रिया नेफ्रॉन कर रहा है। इसी के कारण इसको कहते हैं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। अब चलिए हम नेफ्रॉन को देखते हैं। आप इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है? नेफ्रॉन है। आप देख पा रहे होंगे नेफ्रॉन के ऊपर ऐसे कटोरी टाइप का है। ठीक है, ऐसे कटोरी टाइप के, कटोरी के ऊपर कुछ जाली जाली सा देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये जो कटोरी टाइप का है तो इसको कहते हैं बोमेन संपुट, या फिर बोमेन कैप्सूल भी कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाता है, या फिर केवल कैप्सूल देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? तो नेफ्रॉन में। और ये पूरा के पूरा हमारा क्या है? यहां से यहां तक नेफ्रॉन है। अब देखते हैं कि इस सब का अलग अलग काम क्या है। जैसे ग्लोमेरुलस क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर देता है, निस्पंदन कर देता है, यानी कि रक्त में से जितने सारे कण है उसको क्या करता है? ये छान लेता है। ठीक है, और शुद्ध रक्त को यानी कि कण निकाल लिया अपना और उसको फिर भेज देता है। अब लेकिन ये क्या है ना कि थोड़ा सा पगला टाइप का है, होता है ना कोई कोई, तो ठीक वैसे ही वो काम करता है। क्या करता है? छानने के चक्कर में ना ये बढ़िको चीजवा छान लेता है। अब सोचिए कि ब्लड आया और ये बढ़िको चीजवा छान लिया, तब तो इसी कमजोर हो जाओगे। क्योंकि ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है? छान करके भेज रहा है और ये पेशाब के थ्रू बाहर निकलने वाला है। तो अब इसको क्या करेगा? ये बोमेन आता है। बोमेन कहते अरे पगला तू क्या कर दिया? बढ़िको चीजवा को छान लिया। तो अब इसका क्या करेगा? आवश्यक जो पदार्थ है उसका पुनः अवशोषण कर लेता है, फिर यानी कि फिर वो अपने पास रख लेता है, जाने नहीं देता, यानी कि पेशाब के थ्रू बाहर नहीं निकलने देता है। जो बढ़िया बढ़िया पदार्थ हुआ है फिर से इसको रख लेता है। सोच लो, पगला के चलते इसको मेहनत करना पड़ा। और फिर क्या करता है? उसमें से यूरिया को भी अलग कर देता है और उसके बाद डायलिसिस करके भेज देता है, और नेफ्रॉन फिर पेशाब का निर्माण वहां से हो जाता है उसका। ठीक है, अब मेनली देखेंगे कि जो हमारा ये पेशाब है इसमें क्या होता है। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो हमारा किडनी है इससे संबंधित कुछ बीमारियां हैं, वो क्या चीज है। तो चलिए उसको देखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। देखिए, यूरिन में क्या होता है कि 95% तो केवल जल होता है। और ये कई बार पूछ चुका है एग्जामों में कि यूरिया, इसमें यूरिन या कि पेशाब में यूरिया कितना परसेंट होता है, तो आपको बताना है कि 2%। अब बाकी का जो 3% होता है वो अन्य पदार्थ वगैरह भी हो जाते हैं, कुछ प्रोटीन जैसे कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, यूरिया का यानी कि यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 4.8। तो अब जाहिर सी बात है कि 7 से पीएच मान अगर कम रहता है तो उसे अम्लीय कहते हैं, और 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय। तो ये 7 से क्या है? कम है, तो अब इसका स्वभाव कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर इसका देखा जाए तो कलर पीला हो जाता है। तो पीला होने का मुख्य कारण क्या है? यूरोक्रोम। जब तो उसी प्रकार अगर लाइट्रिन का जो पीला हो जाता है तो उसके लिए होता है बिल्लुरुबिन, जो कि लीवर स्रावित करता है। और इसका गंध जो आता है अमोनिया के कारण आता है। जैसे देखिएगा, कोई व्यक्ति अगर अभी ताजा ताजा यूरिन यानी कि पेशाब किया है तो गंध नहीं आता है, लेकिन 2-3 घंटा बाद उसमें ज्यादा गंध आने लगता है। क्या होता है कि 2-3 घंटा बाद ये वही यूरिया फिर अमोनिया में बदल जाता है। इसके कारण उसमें क्या आने लगता है? वो गंध आने लगता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किडनी की बीमारी, तो बहुत सारी इसमें बीमारियां भी है। जैसे पहला ही बीमारी हमारा क्या है? किडनी का स्टोन। सुने होंगे कि पथरी हो जाता है, तो वो किस चीज का होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट का होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ चुका है कि जो किडनी स्टोन होता है वो किस चीज का बना होता है, तो आपको बताना है कैल्शियम ऑक्सीलेट का। ठीक है,
अगला है कि यूरेनिया। यूरेनिया एक ऐसा बीमारी है कि इसमें क्या होता है कि अमोनिया की मात्रा जो होता है ना वो बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है कि जैसे देखिएगा कि यूरिन से बहुत ज्यादा मात्रा में बदबू आने लगता है ना। तो उस व्यक्ति को क्या हो गया होता है, यूरेनिया नामक बीमारी। अब यहाँ पर देखेंगे गोट यानी कि गठिया। आप देखते हो कि बुढ़ौती में क्या हो जाता है कि ऐसे हाथ ऐसे चलेगा ना तो चरचराने लगता है, या बैठने पे पूरा एकदम लगेगा एकदम हड्डी चोय चोय कर रहा है, ऐसा करने लगता है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि यूरिक एसिड जो होता है वो बढ़ जाता है। देखिए जहां जहां इसे घुमा हुआ है ना, तो पहले से ही इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे साइनोवियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइनोवियल द्रव। ठीक है, तो अब वो कम हो जाता है, साइनोवियल द्रव जो होता है वो कम हो जाता है, और यूरिक एसिड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ये दर्द होने लगता है। ठीक है, अगला सबसे भयानक बीमारी क्या है, किडनी खराब हो जाता है। दोनों के दोनों किडनी खराब हो जाता है। तो उस समय आप क्या करिएगा, देखिए ज्यादातर एक किडनी अगर खराब होगा तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कोई काम कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेडिकल वगैरह में भी कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक, लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो जाए तो फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए कोई होता है जो स्वस्थ व्यक्ति है वो एक किडनी अपना दे सकता है, वो आपके रिलेशन का ही हो सकता है, और नहीं तो कोई अगर मृत शरीर से आप निकालना चाहे तो 48 घंटा के अंदर निकाल लेना होता है। जैसे मान लो कि इधर उसका ऑपरेशन हो गया और बगल में ही आपका हो गया, तो उसमें से निकाला गया, आपने ट्रांसप्लांट हो गया, तो 48 घंटा के अंदर किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ मुख्य जो है उत्सर्जी पदार्थ भी है, जैसे कि पादप वगैरह से क्या निकलता है, पेड़ पौधों से, तो गूंद वगैरह हो गया, है ना, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि पादप में उत्सर्जन, ये तो हमारा जंतु में कह लीजिए, जंतु में ही हो रहा है। तो जैसे यूरियोटेलिक होता है, क्या होता है, यूरियोटेलिक क्या करते हैं कि उसको यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। इसमें उत्सर्जन करने वाले कौन से आते हैं, तो स्तनधारी, जैसे मानव और पशु। स्तनधारी जैसे ही शब्द सुनने को मिलता है तो लड़कों को क्या लगता है कि स्तनधारी तो केवल महिलाएं हैं। देखो बाबू, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जब जन्म लेते हो तो लड़का हो या लड़की, दोनों का स्तन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जैसे ही 12 वर्ष के बाद वो लड़की में स्तन में उभार आता है। कारण क्या है कि लड़कियों में क्या होता है कि स्तन के साथ साथ स्तन ग्रंथि भी पाया जाता है, जिस वजह से वो उभार आ जाता है, उसका विकास हो जाता है। लेकिन मेनली लड़कों में क्या होता है कि स्तन ग्रंथि नहीं होता, यानी कि हम लोग में ग्रंथि नहीं पाया जाता, लेकिन स्तन है, इसलिए हम लोग भी क्या है, स्तनधारी जीव ही है, और पशु भी हो गया। उसके बाद अगला है यूरिकोटेलिक। क्या है, यूरिकोटेलिक क्या है कि यूरिक एसिड को निकालता है, यानी यूरिक एसिड को वो उत्सर्जन करता है। देखिए यहाँ यूरिया है और ये हमारा यूरिक है। तो ये जैसे पंछी हो गया, सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जीव, गिरगिट हो गया, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, या फिर छिपकली हो गया, तो जो रेंगने वाले जीव है ये सरीसृप होते हैं। ये किसका उत्सर्जन करते हैं, तो यूरिक एसिड का करते हैं। किसका, यूरिक एसिड का। अगला है एमोनोटेलिक। क्या है, एमोनोटेलिक यानी कि अमोनिया उत्सर्जन। तो ये ज्यादातर मछली या छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं वो करते हैं। किसका, अमोनिया का। अगला है ग्वानोटेलिक। तो ग्वानिन का उत्सर्जन कौन करता है, मकड़ी। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपसे कि मानव का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, तो किडनी। और देखना किडनी दो काम करता है, पहला तो हमारा एक उत्सर्जन का काम कर रहा है, और दूसरा आपको बताएं उसमें बोमिन क्या कर रहा था, पुनः अवशोषण भी कर रहा था, क्योंकि ग्लोमेरुलस जो गलती किया था उस गलती को सुधारने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में ये हमारा किडनी का समझ लीजिए कि एक मानव में उत्सर्जन जो है ये कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग पादप में उत्सर्जन देखेंगे। ठीक है, और इससे इस चैप्टर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव भी होने वाला है, बहुत ही जल्दी होगा, वो कि लाइव क्लास में सुबह 5 बजे से 6 बजे तक वो क्लास शुरू होने वाला है। अभी शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू होगा तो एकदम जो है वो लगातार चलते रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको आप जाकर के देख सकते हो कि क्या है, उसमें फुल डिटेल बताया गया है कैसे क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।